हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपका 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम है सीटेट का उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर चार चीज़ें दी गई हैं और मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमको क्या बोला गया कि जो इफेक्टिव फीडबैक होता है, मतलब एक जो उपयोगी प्रतिपुष्टि होती है। फीडबैक क्या होता है आप लोग जानते हो कि जैसे किसी भी कार्य को हम करते हैं या कोई भी हम योजना बनाते तो कितनी सफल हुई या फिर वो कार्य कितना सफल हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, उसका फीडबैक बोला जाता है। तो एक अच्छा जो फीडबैक होगा, एक जो इफेक्टिव फीडबैक होगा, उसकी क्या विशेषता होगी। तो सबसे पहला दिया गया है कि यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी जो इफेक्टिव फीडबैक होगा सिर्फ वो पूरा काम खत्म होने के बाद दिया जाएगा। मान के चलिए एक बच्चा है, वो कोई काम कर रहा है, मान लीजिए पेंटिंग बना रहा है, अब उसने पूरी पेंटिंग गलत बना दी, लेकिन आपने फीडबैक कब दिया, एकदम लास्ट में दिया। तो अब बच्चे को क्या है, बच्चे को उसमें सुधारने का तो कोई चांस मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है, तो पहली वाली तो नहीं होगी, क्योंकि हमेशा हम लास्ट में अगर देंगे तो कभी भी बच्चे को उसका फीडबैक क्रिएटिव तरीके से नहीं मिल पाएगा, मतलब वो उसको कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। अब लास्ट में आपने किसी कार्य का अगर फीडबैक दिया भी तो बच्चा उसका उपयोग कैसे करेगा। यह व्यापक और सामान्य होती है, मतलब कि ये ब्रॉड होता है और जेनरिक होता है। तो मतलब कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, व्यापक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका एरिया ब्रॉड होता है। ये चीज़ हमको पता करना चाहिए। और एक जेनरिक होता है, मतलब सामान्य होता है। कि आपने जैसे एक बच्चे ने अगर कोई पेंटिंग बनाई तो आपने बोला कि बेटा इसमें कुछ गलत है, अब आपने एक सामान्य रूप में बोल दिया, बच्चे को स्पेसिफिकली नहीं बताया, विशिष्ट रूप से नहीं बताया। तो देखिए व्यापक हो सकता है, मतलब कि एक ब्रॉड हो सकता है मान के चलिए, लेकिन कभी भी ये सामान्य नहीं होता। ये क्या होता है, थोड़ा विशिष्ट प्रकार का होता है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को बता रहे हो कि आपने ये चीज़ अच्छे से करी या नहीं, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को आपने किस तरीके से किया। तो इसमें क्या होता है, व्यापक और सामान्य बोला गया, तो व्यापक और सामान्य नहीं होता, क्योंकि सामान्य अगर आप फीडबैक दोगे तो बच्चे को कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि गलती एक्चुअल में कर कहाँ पर आए। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होता है, तो बिल्कुल गलत है। परिणामों पर नहीं, ये प्रोसेस पर केंद्रित होगा। मतलब कि प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। अगर आप प्रक्रिया के साथ साथ में फीडबैक दे रहे हो तो वो अच्छी चीज़ है। अगर आप केवल परिणाम के आधार पर दे रहे हो कि एक प्रक्रिया का पूरा परिणाम ही निकल कर आ गया और आपने बोला कि बेटा इसमें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो वो फीडबैक कोई काम का नहीं होगा। लेकिन अगर आप एज अ प्रोसेस अगर देंगे कि बच्चे ने कोई स्टेप करी और उसमें कुछ गलत किया, कुछ सही किया, तो आपने उसको प्रेज़ किया, उसको बारे में बताया कि इस तरीके से हो सकता था, तो अगर वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, प्रक्रिया आधारित होगा, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है। और लास्ट में क्या बोला गया है कि इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक, मतलब कि समय समय पर होता है। ऐसा नहीं कि व्यापक रूप से आपने किसी भी समय पर ले लिया। बच्चा सब जब चीज़ें सही भी कर रहा है तब भी आप उसको अननेसेसरी फीडबैक दे रहे हो, या फिर बच्चे ने जब पूरी चीज़ें गलत कर दी उसके बाद उसको फीडबैक दे रहे हो, तो ये नहीं करना है। एक समय पर दिया जाएगा कि मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप बच्चे को एक फीडबैक दे दीजिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके, वो कुछ नया सीख सके। और विशिष्ट होता है, मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक होगा। कि स्पेसिफिक बोले तो अगर एक बच्चा पूरा प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है तो आप उसकी एक पर्टिकुलर लाइन में या फिर पर्टिकुलर एरिया में उसकी मिस्टेक उसको बताओगे कि बच्चा आपने यहाँ पर गलती करी और आपको इस चीज़ को सुधारना है। ठीक है, तो एक विशिष्ट और सामयिक होना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, मतलब कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। तो समीपस्थ सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए विकास की दिशा के दो सिद्धांत होते हैं। एक को बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल बोला जाता है, और एक को बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर जिसको समीपस्थ बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको मस्तिष्क अधोमुखी मस्तिष्क अधोगामी बोला जाता है, मतलब मस्तिष्क और उसके मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सबसे पहले मस्तिष्क और उसके बाद का नीचे। ठीक है, और समीपस्थ मतलब समीप दूरस्थ विकास भी बोला जाता है, मतलब इसको क्या है, समीपस्थ दूरस्थ विकास भी बोलते हैं। समीपस्थ दूरस्थ विकास मतलब कि समीप से दूर की ओर। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब प्रॉक्सिमो मतलब प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, जो निकट होता है, और डिस्टल मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस पर होता है, वो बोला जाता है। तो सिफोलोकॉर्डल में क्या होती है, जो दिशा होती है वो इस प्रकार से होती है कि मान लीजिए एक बालक है,
अब ये क्या कर रहा है, अब ये बालक का जो सिर है, सिर से विकास बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, उसके पैरों तक जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, सिफेलोकॉर्डल। और समीप दूरस्थ में क्या होगा कि ये बच्चा है, अब इसके विकास कहाँ से शुरू होगा, शरीर के केंद्र से। जो शरीर के केंद्र से एक जो मतलब उसका जो रीढ़ की हड्डी गई है वहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जो हाथ के हथेलियों से उंगलियों तक जाएगा, ठीक है। और पैर में कहाँ तक जाएगा, पैर की उंगलियों तक जाएगा। मतलब कि केंद्र से शुरू होकर परिधि की ओर, या फिर शरीर के केंद्र के समीप से शुरू होकर दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये दो दिशाएं होती है, आपको याद रखना है। सिर से पैर की ओर है तो सिफेलोकॉर्डल है, अगर केंद्र से परिधि की ओर है या फिर शरीर के रीढ़ की हड्डी से हाथों की उंगलियों की ओर है तो समीपस्थ दूरस्थ विकास है, ठीक है। इंग्लिश में दोनों का नाम क्या है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला बोला है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। मतलब ये क्या बोलता है कि जो लिम्स होते हैं हमारे, मतलब कि जो हमारे जांग वाला भाग होता है वो ग्रोज फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट। मतलब ये हाथ और हमारे जो पैर होते हैं इसकी तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। मतलब कि मान के चलिए ये बच्चे के हाथ वाला भाग है, ठीक है, और ये है बच्चे के हथेली वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होगा जिसको कि हम भुजा बोलते हैं, ये हाथ से जल्दी डेवलप होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोला जाता है, जो कि हमको पूछा गया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले भुजाएं विकसित होगी, उसके बाद में हाथ विकसित होगा, उसके बाद में हथेली, उसके बाद में उंगलियां, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये हमारा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल को सही से फॉलो कर रहा है। विकास सिर से पाँव तक होता है समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार, ये गलत बात है। सिर से पाँव तक किस में होता है, ये होता है सिफेलोकॉर्डल में, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सिफेलोकॉर्डल। मतलब कि सिर से लेके पैर तक का विकास। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो ये इससे समीपस्थ सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये भाषाई विकास से संबंधित है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है। और ये जो संवेदनशील अवधि की बात कर रहा है, 3 से 5 वर्ष वाला जो, मतलब जो बचपन से जो टाइम होता है, 3 वर्ष तक का टाइम जो होता है वो बहुत क्या होता है, संवेदनशील अवधि होती है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये भी कहीं से कहीं तक समीपस्थ सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमारा संबंधित कौन सा है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते, क्योंकि विकास जो होता है वो शरीर के केंद्र से शुरू होकर परिधि तक जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे, जो कि अजर्सन और रीज़न वाला है, जिसको कि अभिकथन कारण वाला बोलते हैं। इसको सॉल्व करने की एक सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले देखिए कि अभिकथन सही है या नहीं, फिर देखिए कारण सही है या नहीं, और फिर देखिए क्या कारण सही व्याख्या इसकी कर पा रहा है या नहीं। मतलब जो बात कारण जिस चीज़ की बात कारण कर रहा है, क्या उसी की बात अभिकथन में कही गई है या नहीं, ये हमको बताना है। सबसे पहले अभिकथन अगर हम पढ़े तो विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्यांकन देना चाहिए। मतलब जो हमारा स्कूल सिलेबस होता है उसमें क्या करना चाहिए, विद्यालय का जो मतलब बच्चे का जो विद्यार्थी का सांस्कृतिक ज्ञान होता है, मतलब जो उसकी जो कल्चरल नॉलेज होती है, जो उसका एक कल्चरल होगा, मान के चलिए कि हमारा क्या है, हमारा एक इंडियन कल्चर है, हम इंडियन कल्चर के हिसाब से खाना खाते हैं, हमारे खाने में मसालों की मात्रा अधिक होती है, हम लोग इसमें डांस फेस्टिवल्स इनकी प्राथमिकता ज़्यादा है, हम लोग मान लीजिए कृषि पर डिपेंडेंट ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या है, एक कल्चर है, ठीक है। तो अगर इस कल्चरल चीज़ को हम ध्यान में रखें तो हम विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को उचित स्थान दे, मतलब हम अच्छे से उनको पढ़ा सकेंगे, उनको अच्छे से उनको समझ सकेंगे, उनकी ज़रूरतों को जान सकेंगे। इसलिए हमको क्या है, उनको सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और महत्व देना चाहिए, मूल्य देना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है कि अगर हम कल्चरल वैल्यू को ज़्यादा महत्व देंगे, कल्चर को ज़्यादा वैल्यू देंगे, तो क्या होगा, हमारे पढ़ाने में क्या होगी, सुविधा होगी, हमको बच्चों को सीखने में सुविधा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। मान के चलिए कि कोई बच्चा है, अब वो क्या हुआ, इंडिया में पला बड़ा। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। अब आपने उस बच्चे को क्या किया, उस बच्चे को आपने इंडिया के पार्ट, जैसे कि मान के चलिए वो बच्चा कहाँ का था, पंजाब का था। अब पंजाब से आपने उसको क्या कर दिया, पंजाब से आपने उसको भेज दिया तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु भेज दिया। अब पंजाब में उसकी लैंग्वेज हो सकता है पंजाबी थी,
और हो सकता है क्या पंजाब में पंजाबी रहेगी उसकी जो मदर टंग है, और तमिलनाडु में मान के चलिए उसकी लैंग्वेज अब क्या होगी, तमिल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज तमिल है। अब मान के चलिए तमिलनाडु में उसके कल्चर की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसको मतलब वो जिस प्रकार का खाना खाता है, वो जिस प्रकार की कपड़े पहनता है, जिस प्रकार की वो पगड़ी धारण करता है, उस चीज़ की कोई इज्जत नहीं हो रही है। तो क्या होगा, वो सीखने की प्रक्रिया जो होगी उसकी बाधित हो जाएगी, क्योंकि वो भला ही अपने मतलब सीखने की प्रक्रिया छोड़कर यही सोचता रहेगा कि मेरी चीज़ों को पर्टिकुलर इज्जत नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं उसमें हीनता की भावना आ जाएगी। लेकिन मान के चलिए बच्चा पंजाब का था, तमिलनाडु गया और उसके कल्चर की प्रॉपर इज्जत हो रही है, उसके कल्चर को प्रॉपर टीचर समझ रहे हैं कि अगर एक बच्चा पंजाब से आया है तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है, इस तरीके का खाना खाता है, इस तरीके के कपड़े पहनेगा, इस तरीके की बोली बोलेगा, वो ज़्यादा फ्रैंक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब में उसका जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा फ्रैंक रहा हो। तो ये सब चीज़ें अगर टीचर ध्यान में रखेंगे और टीचर स्टूडेंट को भी इसके बारे में अवेयर करेंगे बच्चे के कल्चर के बारे में, तो क्या होगा, इस बच्चे के लिए जो पंजाब से आया उसके लिए पढ़ना बहुत ही सुगम हो जाएगा, मतलब उसके लिए बहुत ही क्या होगा, ईजी रहेगा हर चीज़। तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर हम जिस कल्चर से आ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर कल्चर से आ रहे हो और आपकी इज्जत नहीं है उस कल्चर की अगर किसी जगह पर, तो आप कभी भी शिक्षण प्रक्रिया में अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात तो सही करी गई है कि शिक्षण प्रक्रिया को सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना सुगम बनाता है, तो ये भी बात सही करी गई है। और यहाँ भी बात किसकी करी गई है, कल्चर की। तो ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना जरूरी होता है, क्यों सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको रचनात्मक मूल्यांकन किस में बोलते हैं, हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। और ये कब दिया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ दिया जाता है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही होती है तो उसी के साथ में ये मूल्यांकन किया जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीखने के लिए मूल्यांकन, मतलब कि लर्निंग, नहीं सॉरी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे का जो असेसमेंट किया जाता है वो इसीलिए नहीं किया जाता ताकि उसको एक ग्रेड दिया जाए या फिर उसका रिजल्ट बनाया जाए, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, बच्चे की जो लर्निंग जो एक्टिविटीज़ है उनको सुधारा जा सके, लर्निंग आउटकम को सुधारा जा सके, इसीलिए। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा नहीं माना जाएगा बोला है, तो हम पहले ये देखते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कहाँ कहाँ सही बात करी गई है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, मतलब कि जो बच्चे का एक पूर्व ज्ञान है उसको निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि जो स्टार्टिंग में दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी लर्निंग प्रक्रिया का जो स्टार्टिंग में दिया जाता है उसी को क्या बोला जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन बोला जाएगा। चलिए देखते हैं कि पूरे ज्ञान को निर्धारित करने के लिए जो शुरुआत में दिया गया आकलन ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, आगे का देखेंगे। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि मतलब अगर अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कि मतलब एक असेसमेंट जो कि ड्यूरिंग द क्लास दिया जाता है, ऑनगोइंग फीडबैक को स्टूडेंट को प्रदान करने के लिए, तो बिल्कुल ये हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, उसी की परिभाषा लग रही है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, मतलब कि एक ऐसा असेसमेंट जो बच्चों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक काय पे स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया पे, तो देखते हैं एक आकलन, चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लाइन बाय लाइन बात करेंगे। पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए अगर स्टार्टिंग में दिया गया आकलन है तो उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए या फिर प्रीवियस नॉलेज कितना है, उसका स्तर क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ के लिए अगर मूल्यांकन किया है तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का पार्ट हो सकता है और होता भी है। क्योंकि अगर हम जब मूल्यांकन स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज किस तरीके की है, तो बिल्कुल ये इसका भाग हो सकता है।
छात्रों और शिक्षकों के अग्रगामी प्रतिपुष्टि के दौरान कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन ये भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम ड्यूरिंग द क्लास करते हैं बच्चे का स्तर जानने के लिए, बच्चे के द्वारा सीखी गई चीज़ों को जानने के लिए, बच्चे को फीडबैक देने के लिए, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करते हैं, मतलब बच्चे ने जो मिसकंसेप्शन या फिर अल्टरनेटिव कंसेप्शन बना लिए उनकी जांच करने के लिए जो किया जाता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी रचनात्मक मूल्यांकन के। लेकिन जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है हमारा कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो कभी भी एक सेट स्टैंडर्ड पर नहीं किया जाता, वो स्टैंडर्ड के बजाय इस चीज़ पर ध्यान देता है कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों का क्या फीडबैक आ रहा है, बच्चे लर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया बोल दिया है, इसके वजह से फॉर्मेटिव असेसमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम समेटिव की बात करते, जिसको कि योगात्मक बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट, तो इसमें ज़रूर हम बात कर सकते हैं किसकी, एक स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरिया की, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है और उसमें हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं या फिर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से गलत है, लेकिन हमारा आंसर में गलत ही पूछा गया, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या बोला गया है कि निम्न में से पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की क्या समस्या है। डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी है, डिसलेक्सिया क्या होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में विकार, पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है, बच्चा इसमें क्या करता है, पढ़ने में कठिनाई होती है, इसमें 100 को क्या पढ़ लेगा, वॉस पढ़ेगा, या फिर जो पी है, पी को क्यू पढ़ सकता है, या फिर डी को बी पढ़ सकता, मतलब ये जो बी को डी पढ़ सकता है, ये सब जो चीज़ें करता है वो किस में होता है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत होती है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई मतलब डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से इसका संबंध नहीं है। ये हो सकता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की कमी हो इसलिए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पा रही, ये हो सकता है, लेकिन ये डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग मतलब ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, नहीं, ये मतलब ये हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सुनते हैं कि किसी भी चीज़ को, उससे संबंधित हो सकता है। शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ये किस में होता है, ये होता है डिस्प्रेक्सिया में। इसमें क्या होती है, शारीरिक समन्वय में या फिर पेशीय गतियों में क्या होती है, समस्या होती है। स्थानिक समझ में जानकारी में कठिनाई मतलब क्या होता है कि जो किसी भी स्थान की जो ये स्पाशियल अवेयरनेस होती है, ये किससे संबंधित होती है, हाँ हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक मतलब एक क्वेश्चन में गलती हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ जो रचनात्मक समस्या समाधान में जो कठिनाई है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कहीं भी इसमें नहीं आता है। स्थानिक समझ में जो जानकारी में कठिनाई होती है वो भी इसका भाग नहीं है, क्योंकि ये किस में होता है, ये हो सकता है कि आप में दिशा ये सब का ज्ञान ना हो, उसमें होता है ये चीज़, तो ये भी नहीं होगा। शारीरिक समन्वय में कठिनाई ये डिस्प्लेक्सिया में होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण यहाँ पर बोला गया है ये जरूर इसका भाग है, क्योंकि जो डिसलेक्सिया होता है ना, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा पढ़ता गलत है तो बच्चा बोलता भी गलत है। मतलब कि हो सकता है कि बच्चे ने क्या करा, 100 को वॉस पढ़ा, 100 को क्या पढ़ा, वॉस पढ़ा, तो बच्चे ने अगर 100 को वॉस पढ़ा है तो बच्चा बोलेगा भी 100 को वॉस ही। अगर टीचर बोलेगा कि इस चीज़ को पढ़कर बताओ, तो बच्चे ने जब खुद में पढ़ा है 100 को वॉस, तो बोलते समय भी वो क्या करेगा, 100 को वॉस ही बोलेगा। तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो सकती है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कि वो प्रोसेस किस तरीके से करेगा उसको फोनोलॉजिकली, उसकी बात करी गई है। बताएगा किस तरीके से, उसकी बात नहीं करी गई है। हो सकता है कि फोनोलॉजिकली 100 को वॉज ही प्रोसेस करेगा, या फिर अगर डी है तो डी को अगर वो बी पढ़ रहा है तो डी को क्या है, फोनोलॉजिकली मतलब ध्वन्यात्मक रूप से क्या करेगा, बी ही प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अब। यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली। मतलब क्या है, आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर 4 दिए गए, ठीक है, चारों ऑप्शन में 4 प्रश्न दिए गए।
इनमें आपको बताना है कि किस प्रकार का प्रश्न अगर हम पूछेंगे तो बच्चे की इस योग्यता का पता चलेगा कि बच्चा कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन को मूल्यांकित कर लेता है। मतलब आपने बच्चे को एक पर्टिकुलर तरीके की क्या दी, इन्फॉर्मेशन दी, आपने एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी और आपको ये देखना है कि बच्चे ने इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे से ग्रहण किया, कितने अच्छे से बच्चे ने उस इन्फॉर्मेशन का मूल्यांकन किया। तो आप किस तरीके के प्रश्न से इसका पता करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। मतलब कि आपने क्या किया, मान के चलिए नाउन बच्चे को पढ़ाया और आपको पता करना है कि नाउन की इन्फॉर्मेशन को बच्चे ने कितने अच्छे से ग्रेस्प किया, कितने अच्छे से उसको मूल्यांकन में दिया बच्चे ने। तो आपने क्या किया, उससे परिभाषा पूछी। तो अगर आप परिभाषा बच्चे से पूछ रहे हैं तो आप क्या होगा, सिर्फ उसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज पूछ रहे हैं, आप बच्चे को कभी भी उसकी समझ के बारे में नहीं पूछ पाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन का करेक्ट उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर सरल परिभाषा पूछ ली तो वो तो बच्चा रट के भी बता सकता है। इससे आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि उसने कितने अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन को समझा है या फिर कितने अच्छे से उस चीज़ का मूल्यांकन किया है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, मतलब आपने क्या किया, बच्चे का जो एक पर्सनल ओपिनियन पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हो सकता है, तो ये प्रश्न क्या होते हैं, जो व्यक्तिगत राय वाले प्रश्न होते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि बच्चे ने किस चीज़ को कितने अच्छे से समझा ये जानने में। तो ये हम मान सकते हैं कि सही हो सकता है। आगे देखते हैं, लेकिन कभी भी आप फोर्थ ऑप्शन तक जरूर जाइए। वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, मतलब कि क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जाम्पल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट। मतलब आपने क्या किया कि बच्चे को नाउन पढ़ाया और उसको वैलिडेट करने के लिए कि नाउन की परिभाषा में तो बोला गया व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो अब बताओ बेटा कि इसके 2-3 उदाहरण दो। तो बच्चा बता देगा कि मैम जैसे बोला गया स्थान का नाम, तो आगरा एक स्थान का नाम है और नाउन है, इस तरीके से। तो ये जो प्रश्न है ये बच्चे में फैक्चुअल नॉलेज को चेक कर रहे हैं, ना कि उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन का उत्तर नहीं होगा। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, मतलब क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट, मतलब आपने किसी क्वेश्चन की समरी पूछी। तो समरी पूछना एक अच्छी चीज़ हो सकती है, इससे बच्चे की समझ का पता कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है कि आपने छात्र की व्यक्तिगत राय पूछी कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। तो बच्चा खुलकर अपने विचार रखेगा और पूरी तरीके से आपको पता चलेगा कि बच्चे ने किस तरीके से इस चीज़ का मूल्यांकन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि बाधिता एक खाली स्थिति है, जबकि अक्षमता एक खालिस्तान स्थिति है। ठीक है, मतलब कि बाधिता क्या है, मतलब बाधिता यानी इम्पेयरमेंट क्या है और डिसेबिलिटी क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी 2 शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है, कभी कभार हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम इनका क्या मानते हैं कि ये लोग मीनिंग में क्या होगी, ये 2 वर्ड जो है सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, होता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि बाधिता एक खालिस्तान स्थिति है, जबकि अक्षमता एक खालिस्तान स्थिति है। तो इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, अगर हम बात करें विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो हम क्या बोल रहे हैं उसमें, हम ये बोल रहे हैं कि कोई जो बालक है वो देखने में क्या है, पूरी तरीके से क्या है, अक्षम है। मतलब बच्चा देख ही नहीं पाएगा, मतलब बच्चा क्या होगा, पूर्ण रूप से देखने के प्रति क्या है, उसके देखने का जो संवेदी तंत्र है वो काम ही नहीं कर रहा है, बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण अक्षमता, मतलब कि पूरी तरीके से अक्षम है उसमें। अगर हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, बच्चा सुनने से पूरी तरीके से बाधित है, उसका कान बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति होती है, ये एक जैविक स्थिति होती है। ठीक है, जैविक मतलब बायोलॉजिकल स्टेज की। अगर कोई बच्चा है वो जन्म से क्या है, अंधा है, मान के चलिए वो क्या है, ब्लाइंड है, तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं देख पाएगा, पूर्ण रूप से क्या होगा वो, पूर्ण रूप से देखने के लिए अक्षम होगा। लेकिन हम जब बात करते हैं डिसेबिलिटी की या अक्षमता की, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया आता है इसके अंतर्गत, या फिर इसमें आता है डिसग्राफिया आता है, डिस्फेजिया भी आता है, डिसप्रेक्सिया आता है। ये क्या होता है इसमें ना, जैसे पढ़ने के लिए तो बच्चा सक्षम है, ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं कि डिसलेक्सिया में या फिर डिसग्राफिया में, जैसे डिसग्राफिया में बच्चा लिखने में अक्षम माना जाता है, ठीक है, लिखने संबंधी समस्या इसको माना जाता है, जो क्या होती है, राइटिंग से संबंधित होती है। इसका मतलब क्या है, क्या बच्चा पेन ही नहीं उठा पा रहा है या फिर बच्चा कुछ भी ट्राई नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं। बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ब्रेन में
मतलब उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ हो गई है, मतलब दिमाग में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वो लिख नहीं पा रहा है। वो एक कार्यात्मक स्थिति है कि बच्चे के हाथ चल रहे हैं, बच्चा पेन उठा पा रहा है, बच्चा कॉपी पे पेन को रख रहा है, ड्रॉ कर पा रहा है, लेकिन जो लिखने के लिए कहा गया है वो नहीं लिख पा रहा है। मतलब कि ये क्या है, एक कार्यात्मक विकार है। मतलब हो सकता है कि वो फंक्शनली उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चा पेन ही नहीं उठा सकता। वो किस चीज़ में होगा, अगर बाधिता में होगा। जैसे मान के चलिए दोनों बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, जिसके कारण वो पेन नहीं उठा सकता, ये होगा इम्पेयरमेंट। लेकिन बच्चे के हाथ है, उनको हाथ उठा सकता है, लिख सकता है, लिखने की मतलब पेन उठा सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि वो डिसेबल है। मतलब कि उसमें पर्टिकुलर तरीके की एक डिसेबिलिटी है, जिसको कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोला जाता है, जिसके कारण वो लिखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता क्या होती है, कार्यात्मक स्थिति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है और कई बार बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। मतलब हमको रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है, कॉग्निशन इमोशन के बीच में। कि 4 ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो कॉग्निशन इमोशन, कॉग्निशन मतलब क्या होता है, कॉग्निशन मतलब संज्ञान, और इमोशन मतलब भावनाएं जो हमारे अंदर होती है, उसको कौन सबसे अच्छा परिभाषित करता है। संज्ञान जो होता है वो हमारे ब्रेन से संबंधित है, जो हम तर्क चिंतन ये सब प्रक्रिया करते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, संज्ञान बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ क्या बोला गया है कि संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियाँ हैं। मतलब इसमें क्या बोला गया कि संज्ञान जो है वो अलग है, भावनाएं जो अलग है, इनका आपस में कोई भी मेल नहीं है, ये बोला गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से बहुत हद तक संबंधित होती है। अगर मान के चलिए आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई काम बिगड़ गया हो या फिर किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो, और आप उस समय पढ़ने की कोशिश करिए या फिर उस समय कोई भी थिंकिंग करने की कोशिश, तो कोई भी तर्क करने की कोशिश, तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके इमोशन जो है आपके कॉग्निशन को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है ना, जैसे गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, आप इमोशन से भरे हुए होते हो, इमोशन से पूरी तरीके से चार्ज होते हो। तो उस समय अगर आप डिसीजन लोगे तो ज़्यादातर संभावना है कि वो डिसीजन या तो गलत होगा या फिर बहुत ज़्यादा क्या होगा, जल्दीबाजी में लिया गया होगा। ठीक है, तो कॉग्निशन इमोशन एक दूसरे को प्रभावित तो करते हैं, ये बात तो सही है। तो दोनों स्वतंत्र प्रणाली तो नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं। मतलब इसमें क्या बोला गया कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन संज्ञान भावनाओं को प्रभावित नहीं करता, ये भी बात गलत है। अगर आप सैड हो तो आपका इससे क्या होगा, संज्ञान प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो आप बहुत ज़्यादा समय तक गुस्से में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपको क्या करेगा, उस सिचुएशन से जल्दी ही बाहर निकाल लेगा। मतलब आपके इमोशन कॉग्निशन को प्रभावित करेंगे और कॉग्निशन इमोशन को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा क्रोध नहीं करते, क्योंकि उनकी जो संज्ञान वाली क्षमताएं है वो उनके क्या करती है, इमोशन को प्रभावित करती है। ठीक है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अगर कॉग्निशन इमोशन को प्रभावित कर रहा है तो इमोशन भी कॉग्निशन को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सैड है तो आपकी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलेगी, और अगर आपकी बुद्धि ज़्यादा चलती है तो आप बहुत ज़्यादा समय तक सैड या फिर क्रोध में नहीं रहोगे। ठीक है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लोगे। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया कि भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का इमोशन पर किसी के इमोशन बहुत ज़्यादा हावी है तो उसका संज्ञान काम करना बंद कर देगा। किसी के संज्ञान बहुत अच्छे है, किसी का संज्ञान बहुत अच्छा है, किसी की थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये सब बहुत अच्छी है, तो उस पर बहुत समय तक इमोशन उसके प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों बातें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। मतलब कि अगर आप एक प्राइमरी लेवल पर है, प्राइमरी क्लास में है आप लोग, तो भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित मतलब कि फैसिलिटेट होता है, मतलब किस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, फैसिलिटेट करना मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसको और अच्छे से उसको और अच्छे से मतलब संशोधित करना, किस तरीके से आप उसको फैसिलिटेट करोगे, इस चीज़ की बात करी गई है। तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो आप भाषा विकास को संसाधित कर पाते हैं, ये बोला गया है। कि मतलब शिक्षक जब क्या करेगा, अमूर्त अवधारणाएं, अमूर्त अवधारणाएं मतलब
ऐसे कॉन्सेप्ट जो जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपको बोला 2+2 कितना होता है, तो आपने बताया 4, लेकिन आपने इस चीज़ को बिना किसी कार्य को किए बताया, ठीक है। आपने कुछ ना आपने कोई पेन से राइट किया। आप 2+2 4 अगर मैं आपको बोलूँ तो आप बिना लिखे बता सकते हो। कैसे बताया आपने? क्योंकि आपने दिमाग में इस चीज़ की थिंकिंग करी कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण कैसे देगा शिक्षक? अगर आपको 2+2 4 समझ आ रहा है लेकिन बच्चे को नहीं आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, मतलब शिक्षक क्या करेगा, यहाँ पर 2 कॉइन रखेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, 2 कॉइन रखेगा और बोलेगा बेटा आप टोटल गिनो कितने कॉइन, तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4। इस तरीके से क्या करेगा, ठोस उदाहरणों का उपयोग करके बच्चे को सिखाएगा। तो क्या ये प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास के लिए ज़रूरी है? तो बिल्कुल हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास फैसिलिटेट होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, मतलब शिक्षक ने क्या किया, बच्चे को बोला कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करो। अब मान के चलिए बच्चा आ रहा था अपने एक ऐसे एरिया से जहाँ पर बहुत ज़्यादा औपचारिक रूप से भाषा नहीं बोली जाती। वो एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है जो आपको समझ तो आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मान के चलिए व्याकरण की दृष्टि से उतनी संशोधित नहीं है, उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो आपने क्या किया, लेकिन औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। तो इससे क्या बच्चे का भाषा विकास संसाधित होगा? नहीं, इससे बच्चा उल्टा शब्दों का प्रयोग करना कम कर देगा। इससे आपने क्या किया, बच्चे का जो लैंग्वेज का ग्रोथ हो सकता था उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, मतलब शिक्षक ने क्या किया, बच्चा मान के चलिए मातृभाषा में बोल रहा है, मान के चलिए बच्चे की बोली है हरियाणवी, और शिक्षक ने बोला कि कैसा एक्सेंट यूज़ कर रहे हो, कैसी भाषा यूज़ कर रहे हो, और उसकी अवहेलना और उपेक्षा कर दी। उसको बोला कि आज के बाद ऐसी भाषा उपयोग नहीं करना। तो बच्चा क्या होगा, अब वो एकदम से तो अपनी लैंग्वेज छोड़ नहीं सकता, बच्चा तो अपनी भाषा में ही बोल पाएगा। तो बच्चा क्या करेगा, बोलना ही कम कर देगा। तो इससे बच्चे का भाषा विकास क्या होगा, रुक जाएगा। बल्कि शिक्षक ने क्या करना चाहिए, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और बच्चे को बोलना चाहिए कि आप मातृभाषा में चीज़ों को समझाओ, जिससे कि बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा पर पकड़ बनाए और धीरे धीरे बाकी भाषाओं को भी सीखे। जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेत और प्रतीक को शुरू करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम क्या होता है, विजुअली और डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जितनी चीज़ों को सीखते हैं उतना संकेतों के थ्रू नहीं सीख सकते। अगर आपको 2+2 4 मान के चलिए 4 पत्थर आपके सामने रख दिए और आपको बोला जाए कितने हैं, तो आप आराम से बता सकोगे। तो हमको मूर्त वस्तुएं ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ना कि संकेत और प्रतीक। इसलिए इनका उपयोग नहीं करना, ये हमारे इसमें क्या होगा, एक नुकसान करेगा हमारे भाषा विकास में, ठीक है। तो ये भी सही बात नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जैसे हम माचिस के तीलियों का उपयोग, ये सब के उपयोग, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उदाहरण या सही वर्णन कर रहा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा नाम से ही समझ आ रहा है, जो अंदर से आ रही है, जो हमारे खुद के रुचि, खुद के जो हमारे मूल्य है उनसे आ रही है, खुद के हमारे जो इंटरेस्ट है उनसे आ रही है, उसी को क्या बोलेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो हमारे अंदर से आ रही है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नाम आंतरिक है ना कि बाहरी, तो बाहरी पुरस्कारों से कौन सी आती है, बाह्य अभिप्रेरणा आती है, आंतरिक नहीं आती। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, मतलब व्यक्तिगत आनंद कहाँ मिलता है, हमको अंदर से मिलता है, तो बिल्कुल बात सही है। जो हमारे व्यक्तिगत आनंद से आ रही है वही तो क्या है, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हम बाहरी रूप में करेंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, तो दंड का भय भी क्या होता है, एक बाहरी मोटिवेटर होता है, बाहरी रूप से हमको मोटिवेट करता है, ठीक है। मान के चलिए कोई बच्चे दंड के वजह से बहुत अच्छा टेस्ट में स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि उनको दंड का डर था इसलिए उन्हें पढ़ लिया, लेकिन ये क्या हो गया, एक बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो गया, व्यक्तिगत आनंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सहायता के नाम से जाना जाता है। अस्थायी सहायता मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आपके पापा या मम्मी क्या करेंगे, साइकिल को पीछे से पकड़ कर रखते हैं जब तक आप पैडल मारना नहीं सीख जाते। एक बार जब आप पैडल मारना सीख जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस हाथ को हटा देते हैं, और फिर आप क्या होते हैं, खुद से साइकिल चलाना सीख जाते हो। तो एक अस्थायी सहायता होती है जो आपको तब तक दी जाती है जब तक आप किसी कार्य को खुद से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखते कौन कौन से हैं। बोलकर सोचना मतलब थिंक अलाउड, तो बोलकर सोचना क्या है, इसके फोल्डिंग का उदाहरण है। तो इसके फोल्डिंग का उदाहरण ही हो सकता है कि अगर आप बोल बोल कर सोच रहे हो तो क्या होगा,
कि एक तरीके से आप खुद को क्या कर रहे हो, टेम्परेरी तरीके से हेल्प कर रहे हो जब तक आप उस चीज़ को अपने अंदर नहीं कर पा रहे हो तब तक। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो सकता है आलम्बन का। संकेत और इशारे, मतलब आपके टीचर क्या कर रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर तरीके से हेल्प करो। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा बोर्ड पर मैथ्स बनाने जाता है तो उसके टीचर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये स्टेप ऐसे करो या फिर वो स्टेप ऐसे करो, यहाँ प्लस का निशान लगाओ। तो वो क्या करते हैं, संकेत इशारे देते हैं। वो एक क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है, जिससे बच्चा क्या होता है उस चीज़ को खुद से सीख पाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आपने क्या करा, बच्चे को क्वेश्चंस दिए, जैसे कि अगर आपने उसको किसी चीज़ के बारे में पूछा और आपने बोला कि ये ऐसे काम करती है या फिर ये इससे संबंधित है। जैसे मान के चलिए मैं आपको शेर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन है जो जंगल में रहता है, ऐसा कौन है जो दहाड़ता है, किसको जंगल का राजा बोलते थे। जो क्वेश्चन है मैंने आपको उस चीज़ तक पहुंचने के लिए क्या किए, टेम्परेरी हेल्प के रूप में दिए। मैंने आपको पूरा उत्तर नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको क्या किया, उसके बारे में थोड़े थोड़े जो एक हिंट टाइप के क्वेश्चन पूछे, जिससे आप उस चीज़ तक पहुंच सके। तो ये भी आलम्बन का या इसके फोल्डिंग का उदाहरण हो सकता है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, मतलब मैंने आपको क्या किया कि एग्जाम्पल दिया, और मतलब एक क्वेश्चन दिया और उसको क्या किया, आधा सॉल्व करके दिया कि इतना तो मैंने कर दिया, इसके आगे की स्टेप आप करो। तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। रट कर दोहराओ, मतलब कि रोट रिहर्सल। तो रोट रिहर्सल किसी भी तरीके से मतलब इसका उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि रट कर दोहराने से कोई व्यक्ति को टेम्परेरी हेल्प तो मिलने से रही। ठीक है, तो हमारा ABCD सही लग रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला गया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है। ठीक है, मतलब कि बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मान के चलिए बच्चा है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये बच्चे में ये हो गया रीढ़ की हड्डी का केंद्रीय भाग। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे का क्या होगा, ये शोल्डर विकसित होगा। शोल्डर विकसित होगा मतलब क्या होगा, वो हाथ पैर हिलाना, मतलब जो अपने कंधे को हिलाना, कंधे के जो नीचे वाला भाग है भुजा, इसको भुजा बोला जाता है, आर्म, इसको हिलाना सीखेगा। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे उसका कंट्रोल किस पे आ जाएगा, उसके हाथ पर आ जाएगा, जो उसके कोहनी से आगे वाला भाग होता है वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसका कंट्रोल इस पूरी हथेली पर आएगा। हथेली के बाद उसका पूरा कंट्रोल किस पर आएगा, उंगली पर आएगा। तो सूक्ष्म पेशी कौशल क्या होता है, जो उंगलियों के थ्रू जो काम करेगा, जो छोटे काम होते हैं, जैसे एक रिबन को बांधना या फिर एक कैंची को चलाना, इस तरीके का काम। और स्थूल गतिक कौशल या सकल पेशी कौशल क्या होते हैं, जो वो काम अपने हाथों से करता है, अपने बड़ी मांसपेशियों के थ्रू करता है, जैसे कि बॉल को फेंकना, ये सब जो मतलब जैसे बॉल को फेंकना नहीं, जैसे मान के चलिए अपने हाथों को तेज़ी से घुमा रहा है या फिर बैट को घुमा रहा है, तो ये इसमें किस चीज़ की बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता लग रही है, तो ये पहले विकसित होंगे। इसका क्या कारण है, तो सिंपल सी बात है कि केंद्र से जब परिधि की ओर विकास जाएगा, तो सबसे पहले शोल्डर के पास वाला भाग विकसित होगा, फिर उसके आगे वाला, और फिर हथेली वाला, फिर उंगली वाला। ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बच्चे के समीप दूराभिमुख विकास की वजह से। मतलब ये जो दिशा होती है बच्चे के केंद्र से परिधि की ओर या समीप से दूर की ओर, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, शीर्षगामी की वजह से नहीं हो रहा है, ना ही रेखी की वजह से हो रहा है, ना ही अराजक की वजह से हो रहा है। ठीक है, अराजक और रेखी तो कोई प्रकार भी नहीं होते विकास के। शीर्षगामी होता है लेकिन वो सर से पैर तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मतलब कौन सी चीज़ है जो कॉन्क्रीट लेवल पे जो हमारी थिंकिंग होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग जो होगी, उसको प्री ऑपरेशनल से अलग करेगी। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस तो होता है, ये हमारे किस स्टेज में आता है, ये आता है हमारे संवेदीकामक स्टेज में, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में आता है। लेकिन हमको क्या पूछा गया है कि कौन सी चीज़ प्री ऑपरेशनल को, मतलब पूर्व संक्रियात्मक को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करती है। विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंटरिंग, तो इसको देखते हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या होता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग विशेषता होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की। ठीक है, 4th स्टेज। वस्तु स्थायी, तो ये भी किससे संबंधित है, सेंसरी मोटर से। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा क्या होता है,
केंद्रीकरण से गुजरता है। मतलब बच्चा केवल खुद के बारे में सोचेगा, बच्चा क्या होगा, आत्म केंद्रित होगा, किसी भी चीज़ के एक ही पहलू पर विचार करेगा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चे का विकेंद्रीकरण हो जाता है, डिसेंटरिंग हो जाती है। इसीलिए डिसेंटरिंग जो होती है, ये दोनों स्टेज के बीच में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, सभी पहलुओं पर विचार करेगा, और प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, बच्चा केवल एक पहलू पर विचार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरीके के तर्क देते हैं? तो अगर आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ा हो तो इसमें एक गुण होता है जीववाद। जीववाद जिसको कि क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सोचता है कि जो निर्जीव वस्तु है उनमें भी क्या है, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन पाया जाता है। मान के चलिए कि अगर उसकी एक गुड़िया है तो एक गुड़िया में भी जीवन पाया जाएगा, ये बच्चा क्या सोचता है, ये बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण। तो जिस तरीके से यहाँ अरु है, अरु के पैर में रस्सी फंस गई, तो वो क्या सोच रही है, वो बच्ची सोच रही है कि मेरे को इस रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, रस्सी तो निर्जीव है, रस्सी क्यों किसी को जानबूझकर आउट करेगी। लेकिन वो इस तरीके का तर्क इसलिए दे रही है क्योंकि उसको नहीं पता है कि रस्सी में जान है ही नहीं, और वो किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये इस अवस्था का गुण है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला गया कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस बात की वकालत करती है, किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने इसके फोल्डिंग, जेडपीडी ऐसे बहुत सारे टर्म के बारे में बताया। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो या फिर जैसे जीन पियाजे जैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो कभी भी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते। तो ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में ही गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इनका क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों का क्या होता है, एक सामान्य गुण होता है कि वो मानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेंगे। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, मतलब कि इफेक्टिव लर्निंग जो होती है वो लेक्चर और एक्सप्लेन करने के थ्रू होती है, तो बिल्कुल नहीं। ये तो मानते हैं कि बच्चे को लेक्चर मत दो, बच्चे को क्या करो, एक्टिविटी करने दो, बच्चे को खुद से चीज़ें करने को दो, और बच्चा क्या हो जाएगा, खुद ही ज्ञान का निर्माण करने लग जाएगा। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, मतलब बच्चे को प्रत्याहार और दोहराव कराओ, बच्चे को बार बार क्या कराओ, प्रैक्टिस कराओ, बार बार रिपीटेशन कराओ, और बच्चा चीज़ों को सीखेगा। ये भी ये लोग नहीं मानते। ये लोग मानते कि बच्चा प्रैक्टिस या फिर दोहराव से नहीं सीखता, बच्चा खुद चीज़ों को करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू। आप लोग दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और खुद भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू।